हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, इससे पहले जस्ट पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टेबिलिटी निकालनी सीखी थी डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, और उसके कुछ डिफरेंट रूल्स थे। सही है। आज की क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो रेजोनेंस एनर्जी का है। आप सीखोगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्जैक्टली रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी है क्या चीज, एक कंसेप्ट आता है छोटा सा, ठीक है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और रेजोनेंस एनर्जी को समझने से पहले देखो, मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या चीज है रेजोनेंस एनर्जी, और कैसे हम बोलते हैं कि रेजोनेंस करवाने पर स्टेबिलिटी आती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। ठीक है, आई रिपीट, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज मैं आपको प्रूव करूंगा कि कैसे रेजोनेंस होने पर स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ती है। एक बार और रिपीट कर देता हूं टॉपिक आज की पूरी क्लास में, क्योंकि यही करने वाले हैं। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, यानी कि मैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेस पे आज प्रूव करूंगा, अगर किसी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होती है तो वो किस प्रकार पहले वाले स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारी आज की क्लास का टॉपिक, राइट। तो आप देखो, सबसे पहले आपको एक बात मैं बता दूं, देखो आपके पास एक टॉपिक आएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या चीज होती है, आप देखो। सबसे पहले मैंने लिया एक एल्कीन, एल्कीन में मैंने ऐड किया H2, और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ ऐड किया निकल। ये सबसे पहली रिएक्शन जो है आप लोग देख रहे हो। मैंने रिएक्शन बिल्कुल भी अभी स्टार्ट नहीं करी है, रिएक्शंस थोड़े टाइम बाद ही स्टार्ट करूंगा, पहले जीओसी आपकी कंप्लीट हो जाए। पर फिर भी इसको बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा। बट क्या आप ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इन एल्कीन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी हो तो इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन होगी, राइट। होगा क्या यहाँ पे कि ये CH2 और CH2 का आपस में एक पाई बॉन्ड खत्म होगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ फॉर्म होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ फॉर्म होगा। इस प्रकार से कोई रिएक्शन आगे भी करेंगे, अभी टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, इसके मैकेनिज्म में नहीं घुसना, ऐसा हो रहा है। और ऐसा होने से क्या वैल्यूज निकल करके आ रही हैं, आप ये देखो। सबसे पहले आप ये ध्यान दो कि यहाँ पे एक बॉन्ड सिग्मा था और एक बॉन्ड पाई था। वीक बॉन्ड कौन सा होता है सिग्मा और पाई में से, बोलो यार। पाई बॉन्ड, अरे बोलो यार, पाई बॉन्ड। अच्छा, आप एक यहां से एक एनालिसिस करो कि आपने एक पाई बॉन्ड यानी कि एक वीकर बॉन्ड यानी कि कमजोर बॉन्ड को तोड़ा है और दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, एक कमजोर बॉन्ड को तोड़ा है और दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बनाया है। सही है। तो मैंने आपको कहा था बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है और बॉन्ड फॉर्म होने पर एनर्जी रिलीज होती है। ये साइन कन्वेंशन के तौर पे हमने सीखी थी बातें। आई रिपीट, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है और बॉन्ड फॉर्म होने पर एनर्जी रिलीज होती है। आप यहाँ पे इस रिएक्शन में देख रहे हो कि दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो काफी ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू जो तोड़ने के लिए रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि पाई बॉन्ड तोड़ना था, कम चाहिए थी और रिलीज ज्यादा हो रही है। आपको यहां से एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो डेल्टा H यानी कि इंथैल्पी, ये थर्मोडायनेमिक्स की टर्म है, चैप्टर में आ जाएगी। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है तो मैं यहाँ पे HOH लिख देता हूँ, इसका मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। और जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो आगे साइन किसका लगाऊंगा, नेगेटिव का लगाऊंगा। ऐसा पहले भी हमने पढ़ रखा है। तो कुल मिला के ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक से मेरा मतलब है जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी उसकी वैल्यूज जो होंगी वो नेगेटिव में आएंगी। ठीक है, क्या आपको इतनी बातें थोड़ा थोड़ा दिमाग में जा रही है? इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आगे यूटिलाइज करेंगे। सही है। यस सर। मेरे पास ये वाला टॉपिक किस तरीके से रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अभी। ठीक है, देखो मेरे पास एक पहले एक बॉन्ड का था, फिर मेरे पास ये दो आए, और फिर मैं आपको कहता हूं कि मैंने बेंजीन ही बना दिया। आप एक बात बताओ, पहले केस में ये केस 1 ले लो, इसको 2 ले लो और इसको 3 ले लो। फर्स्ट केस की अगर आप बात करोगे तो आपके पास केवल एक पाई बॉन्ड है। क्या आपको कॉन्जुगेशन नजर आ रही है? क्या रेजोनेंस है पहले केस में? इतने दिन से रेजोनेंस पढ़ रहे हैं। यस सर। क्या पहले केस में रेजोनेंस है? बेटा पहले केस में रेजोनेंस कैसे है, घर पे कुछ नो तो पढ़ सर। लिया करो। ठीक है, पहले केस में बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे जो है वो सिंगल बॉन्ड है,
और फिर कुछ भी नहीं है यार, ना प्लस है ना माइनस है ना डबल। अरे कुछ तो पढ़ लिया करो घर पे, ठीक है। तो पहले केस में नो रेजोनेंस। अगर आप दूसरे केस की बात करोगे, केस नंबर 2 की, तो मुझे लगता है आपको कॉन्जुगेशन नजर अब आनी चाहिए, क्योंकि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं, रेजोनेंस हो रही है। अगर आप थर्ड केस के अंदर देखो तो भर भर के रेजोनेंस होगी, क्योंकि पूरा साइक्लिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज बताऊंगा, सही है। मैंने आपको कहा कि मैं इसमें H2 ऐड करवाता हूँ, निकल यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है, यानी कि रिएक्शन को सिर्फ तेज करता है। आपको क्या ध्यान रखना है कि यार यहाँ पे अगर H2 ऐड हो गया, तो आप बताओ केस नंबर 1 में अगर H2 ऐड होगा तो ये ऊपर वाली रिएक्शन की तरह जो मैंने यहाँ पे आपको समझाई थी, उसी की तरह यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे बस। और इनको दिखाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि H2 का एडिशन हुआ है? अगर H2 का एडिशन हुआ है तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। और वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ -120 किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल जो है वो इसकी यूनिट रहेगी, राइट। माइनस क्यों लगाया है? माइनस सिर्फ ये दिखाने के लिए लगाया है कि एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज होती है, माइनस का मतलब सिर्फ यही है। और 120 किलो जूल पर मोल इस रिएक्शन से एनर्जी मिलती है। कहने का मतलब जब बॉन्ड टूटेगा पाई बॉन्ड और कन्वर्ट होएगा 2 सिग्मा बॉन्ड के अंदर, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो 120 होगी। तो आप अगर मैथ लगाओ, अगर आप मैथ्स लगाओ, थोड़ी सी मैथ लगाओ, मैं यहाँ पे 2H2 डाल दूं और 2 बार H2 डालूंगा तो 2 बार एडिशन होगा H2 का, और फिर ये बन जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है सभी को? अरे यार, Yes, 2 sir. पाई बॉन्ड खत्म करने के लिए 2 H2 डलेंगे, और 2 बार डलेगा। तो आप एक बात बताओ ना, डेल्टा H की वैल्यू को क्या होना चाहिए था, ये बताओ, होना क्या चाहिए था? होना -240 किलो जूल पर मोल। -240। राइट। कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से -240 होना चाहिए था, राइट। एक सेकेंड दो, एक बात तो मैं भूल गया हूँ। दिशा को मैसेज नहीं डाला क्लास का, अब याद आया मुझे, ठीक है चलो छोड़ो इसको, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। ठीक है, इधर देखो, कैलकुलेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि -120 इंटू 2 करना चाहिए था, -240 किलो जूल पर मोल होना चाहिए था, राइट। पर मैं आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बता रहा हूँ जो एक्चुअल है। जो एक्चुअल होती है वो एक्सपेरिमेंटल ही होती है, ठीक है। और जो कैलकुलेशन होती है वो थ्योरेटिकल होती है, मतलब हमने पेन कॉपी पे निकाल के देखी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से 232 किलो जूल पर मोल आ रही है। मतलब यार ये सेम तो नहीं है, ये सेम तो नहीं है भाई। 240 और 232 में, 240 और 232 में कितने का गैप आ गया? 8 किलो जूल पर मोल का आ गया। ओ यार बोलो यार, Yes, 8 sir. किलो जूल पर मोल का फर्क आ गया, डिफरेंस। अच्छा, 8 किलो जूल पर मोल कम है। कृपया करके यहाँ पे मैथ के कंसेप्ट ना लगाएं कि जो छोटी वैल्यू होती है माइनस में वो बड़ी होती है, ये नहीं। माइनस तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट्स इट। छोटी 232 ही है। समझ में आ रही है ना आप लोग को? तो 8 यार, 8 का लॉस्ट हो रहा है। 8 मतलब कहने का मतलब जो मुझे लगता था होनी चाहिए उससे कम निकल के आती है। ओ माय गॉड। और केमिस्ट्री के अंदर आपको एक कंसेप्ट का पता है, अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होती है, अगर मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी कम होती है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है तो वो अनस्टेबल होता है। बट डोंट कंफ्यूज दिस टर्म विद रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी को तो मैं अभी बताऊंगा कि कौन सी एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी है, बट मैं अभी मॉलिक्यूल की एक बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। अगर मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी ज्यादा होती है तो वो क्या होता है? अनस्टेबल। और मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी कम होती है तो वो क्या होता है? स्टेबल। तो कुल मिला के मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि 8 किलो जूल पर मोल से स्टेबल ज्यादा निकला वो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? स्ट्रक्चर सेकंड में होनी चाहिए थी 240, निकल गया 232, यानी कि 8 कमाई, यानी कि जो आप सोच रहे थे उससे ये ज्यादा स्टेबल निकला। ओ माय गॉड, जो आप सोच रहे थे इतनी एनर्जी है उससे कम एनर्जी निकली। कम एनर्जी का मतलब है ज्यादा स्टेबल हो गया। कोई बोलो यार। तो स्टेबिलिटी Yes, की sir. वजह क्या है? स्टेबिलिटी की वजह, वो स्टेबिलिटी की वजह है रेजोनेंस। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए एनर्जी यूटिलाइज होगी। जो एनर्जी यूटिलाइज होगी तो सिस्टम की खुद की एनर्जी कम हो गई।
और वो ज्यादा स्टेबल हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Yes, sir. मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, देखो आप नीचे समझो, सर एक बार फिर समझ से। नहीं आया एक बार फिर से समझा रहा हूं। आप सिर्फ अपने दिमाग में अब तक, अगर आपको समझ में नहीं आया तो यही रखना, पहला केस 1 से कंपेयर करेंगे केस 3 को, ठीक है। मैं यहाँ पे 3H2 डालता हूँ, क्या भव्य आपको ये बात समझ में आएगी? साइक्लोहेक्सेन बनेगा 3H2 डालने के बाद। यस बोलो सर। यार। अच्छा आप बताओ, कैलकुलेशन के हिसाब से जैसे एक को तोड़ने पे 120 निकलती है, तो 3 को तोड़ने पे कितनी निकलेगी भव्य, बता मेरे यार। 360 माइनस 360 निकलेगी। अच्छा मुझे एक बात बता, -360 निकलेगी, बट जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया और मैंने देखा कि एक्चुअली कितनी आती है, ठीक है, तो मैंने एक्चुअल वैल्यू जो निकाली, वो एक्चुअल वैल्यू मेरे सामने निकल करके आई ये। तो यार एक बात बता, इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया। वो जमीन आसमान की Yes, कौन sir. सी वैल्यू है? 152 का फर्क आ गया। 152 कम है यार, ये 208 वैल्यू कम है, ठीक है, मैथ नहीं लगानी भव्य, 208 152 से कम है। ओ माय गॉड, मतलब आपको ये लग रहा था कि उसकी एनर्जी 360 होनी चाहिए, बट निकल के कितनी आई? 208 निकल के आई एक्सपेरिमेंटली। तो आप यार ये सोचो कि इतनी ज्यादा एनर्जी कम हो गई इसकी, तो कोई वजह जरूर होगी। वो वजह है आप लोगों की एनर्जी का डिफरेंस, और वो वजह है, वो क्रिएट वजह किसकी वजह से हो रही है? हो रही है रेजोनेंस की वजह से क्रिएट। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है? देखो यार, Yes, यहाँ sir. पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, जो ऊपर से ज्यादा था, नीचे रेजोनेंस ज्यादा है। आप देखो ना, केस 1 से, केस 1 में तो रेजोनेंस थी, केस 3 में रेजोनेंस है और काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू केस 2 की वैल्यू। अगर आप कंपेयर करोगे तो केस 2 की वैल्यू से केस 3 के अंदर रेजोनेंस ज्यादा है। तो आप ये देखते जा रहे हो, जैसे 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 रेजोनेंस आप बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे एक्सपेरिमेंटल एनर्जी काफी ज्यादा कम आ रही है, और जो थ्योरेटिकल थी उसके बीच में और काफी ज्यादा गैप आ रहा है। कहने का मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू के बीच में और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच में काफी ज्यादा गैप आ रहा है, और एनर्जी कम हो रही है। अल्टीमेटली एनर्जी कम होने का मतलब है स्टेबिलिटी आप लोगों की बढ़ रही है। तो एक्चुअल में अब मैं आपको बताता हूँ रेजोनेंस एनर्जी क्या है। बेसिकली ये जो गैप था, यही आपकी रेजोनेंस एनर्जी है। और ये गैप किस किस के बीच में था? ये गैप था आप लोगों का, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो सिंपल है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है उसमें से अगर घटा दोगे एक्सपेरिमेंटल वाली, तो वो गैप आ जाएगा छोटा सा बीच में। वो जो गैप आ जाएगा वो आप लोगों की रेजोनेंस एनर्जी होगी। फॉर एग्जांपल केस नंबर 3 की बात करें अगर हम लोग, तो केस 3 में कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी थी? भव्या ने बताया 360। माइनस लगा दो फॉर्मूले का, अब लगा दो, अब क्या लगा दें बेटा? माइनस लगा देते हैं, जितनी आ रही थी, कितनी आ रही थी? 208 आ रही थी। 208. 208 का मतलब हो गया ये प्लस में होगी, तो -152 किलो जूल पर मोल आ गई। तो ये वाली वैल्यू को रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। अब ये क्या है? एनर्जी का गैप है, ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि मोर द रेजोनेंस एनर्जी, मोर द रेजोनेंस एनर्जी, therefore more will be the stability, more will be the stability। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको पहले कहा था कि अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है तो वो अनस्टेबल होता है, और कम होती है तो वो स्टेबिलिटी की ओर जाता है। वो बात मेरी बिल्कुल सही थी, उसको रेजोनेंस एनर्जी से कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी तो गैप है, ठीक है। और ये गैप जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आप कह रहे हो कि स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि उतनी ज्यादा देखा तो रेजोनेंस बढ़ रही थी। क्या आपको क्लियर हो रही है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे इस लाइन के अंदर? बोलो यार, अरे No, बोलो यार। sir. ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी एंड नॉर्मल वाली एनर्जी जो देखते हैं इसके बीच में फर्क है। रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा हो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, बट वैसे नॉर्मल एनर्जी ज्यादा हो तो अनस्टेबल होती है, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी हर जगह नहीं लगानी, ये केवल जब पूछी जाए तो ही इसका उपयोग करना है, राइट। क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, क्वेश्चन बन सकते हैं आपको दो, मैं अभी बताता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आता हूँ फिलहाल। तो क्वेश्चन के लिए मैं आपको ये लिखवा देता हूँ कि रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी आपकी, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी का कंसेप्ट एनर्जी से रिलेटेड था।
एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, राइट। तो ये फिर इस तरीके से था, ठीक है। और ये है एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। दो तरीके की एनर्जी आपने पढ़ी है, आप दोनों तरीकों की एनर्जी में कंफ्यूज मत होना। रेजोनेंस एनर्जी का टॉपिक सिर्फ यहीं आएगा, और नॉर्मल वाला जो कंसेप्ट आता है हमारा वो हर जगह पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुल मिला के इन शॉर्ट में एक डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। मुझे पता लगा रेजोनेंस एनर्जी वो एनर्जी है जो डीलोकलाइजेशन होने पर हमारे सामने आती है। अगर मॉलिक्यूल में डीलोकलाइजेशन है तो कैलकुलेटेड वैल्यूज स्ट्रक्चर की कम निकल करके आती हैं, और हम कहते हैं यार यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और रीजन, डीलोकलाइजेशन में एनर्जी यूटिलाइज होती है इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए, इसलिए मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी कम हो जाती है और वो स्टेबल हो जाता है, ठीक है। प्लीज डोंट कंफ्यूज, आराम आराम से पढ़ना, आराम आराम से इसके नोट्स बनाना, ठीक है। अब मैं बढ़ रहा हूँ आगे, मुद्दे की बात करते हैं, ये सब छोड़ो अब, है ना। अब करते हैं मुद्दे की बात। किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज मेरे से बाद में समझ लेना, राइट। या वीडियो को एक बार थोड़ा सा दोबारा देखना। मैं कंपैरिजन करूंगा, और कंपैरिजन करूंगा रेजोनेंस एनर्जी का। इसके लिए आपको लाइन वाइज कुछ टॉपिक लगाने हैं। जैसे पहले अगर मैं बात करूं तो एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक से, और वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एंटी एरोमेटिक से। अब आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपको कराया नहीं है, और ये टॉपिक मैं आपको बाद में करवाऊंगा, तो इसके क्वेश्चन मैं भी स्किप करवा दूंगा। बट मैं जब ये टॉपिक करवाऊंगा तो दोबारा से इस टॉपिक का एक जिक्र करूंगा, ठीक है। बट सबसे पहले हमें चेक यही करना होता है, मतलब ये प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर रहा हूं मैं, प्रायोरिटी वाइज, इसको प्रायोरिटी वाइज देखना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी, मोर द रेजोनेंस मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी। ये बात आप सीख चुके हो ना। जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, कुल मिला के मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी को आर ई से रिप्रेजेंट कर दिया। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी, यानी कि रेजोनेंस कराने के बाद में जो सेम स्ट्रक्चर बन के आते हैं एज कंपेयर टू दोस्त जिसमें अलग अलग चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उनसे ज्यादा सेम वाले स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। इसका एग्जांपल आप मुझसे ले चुके हो, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन, राइट। अगला वाला कंसेप्ट लगाएंगे ओवरलैपिंग का। नेक्स्ट कंसेप्ट लगाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। बेटा घबराना मत बिल्कुल, ये सारी बातें मैं आपको कहीं ना कहीं करवा चुका हूँ। लास्ट में लगाएंगे फ्राइज रूल, बेंजोनोइड सिस्टम के लिए। भाई तुम लोगों को समझ में तो आ रही है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही टॉपिक्स के बीच में, बोलो यार। नो सर। भव्य तो शान बोलो भाई, दोनों को समझ में आ रही है। यस देखो सर। ये सारे Yes, टॉपिक sir. अभी करने हैं, ठीक है। मतलब कुछ नहीं, इन पे क्वेश्चन करने हैं। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं पहले वाले टॉपिक का क्वेश्चन एक बार स्किप करवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब आपको पढ़ाया ही नहीं तो फिर आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। बट जब करवा दूंगा तो इसका एक बार जिक्र और करूंगा। कुल मिला के मैं डीलिंग किसके साथ करने वाला हूँ, मैं स्टेबिलिटी के साथ डीलिंग करने वाला हूँ। अगर मुझे लगता है कि इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रही है, ज्यादा कम का आपको बता दिया था रेजोनेंस, और स्टेबिलिटी का कंसेप्ट भी सिखा दिया था। अब मैं बस वो दो Yes, sir. कंसेप्ट मिक्स करने वाला हूँ। एक दिन मैंने आपको पढ़ाया कहाँ रेजोनेंस ज्यादा होगी कहाँ रेजोनेंस कम होगी, दूसरे दिन मैंने आपको पढ़ाया कि कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल ज्यादा कौन सा कम। आज मैं दोनों चीजों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाऊंगा, बस आज टॉपिक बदल गया रेजोनेंस एनर्जी, और कुछ नहीं है। जितना ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी, उतनी ज्यादा रेजोनेटिंग एनर्जी निकल के आएगी, ठीक है। बस दैट्स इट, यही टॉपिक है आपको। तो आपको ये बताना है कहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, राइट। तो अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन बना दूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो सब लोग मेरे साथ, और मुझे बता भी सकते हो आप लोग आपको क्या लगता है, क्योंकि अब तक कुछ लोगों को अगर ऑर्गेनिक समझ में आने लगी है तो फिर वो ये क्वेश्चन के आंसर थोड़ा सा दे सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग टॉपिक है, ऑब्वियसली थोड़ा सा अलग है आज की क्लास,
देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टाइप का क्वेश्चन ना क्लास में कवर हो जाए, ठीक है। मेरी कोशिश अपनी तरफ से यही, ठीक है, कि मैं तुम्हें पूरी जीओसी अच्छे से पढ़ा दूं, कोई कंसेप्ट ना रह जाए, चाहे वो आपको कहीं बताएं चाहे वो कहीं आपको ना बताएं, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको सब सिखा दूं, बट आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप रोज टॉपिक रिवाइज करके आओ, वरना नहीं आओगे तो फिर कुछ नहीं आ रहा तुमसे। मुझे पता है तुम खाली बैठे हो, ठीक है, अगर रिवाइज नहीं कर रहे तो। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 में मेरे को क्वेश्चन में करना क्या है, मेरे को क्या कंपेयर करना है, कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी। और रेजोनेंस एनर्जी कंपेयर करने के लिए मुझे एक बात पता है कि यार जहां पे ज्यादा रेजोनेंस होगी या जहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वहां पे रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। कुल मिला के आप एक ही कंसेप्ट याद रखो, जहां पे रेजोनेंस ज्यादा होगी वहां पे रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा निकलेगी, जहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे होंगे वहां पे रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, more the number of resonating structures, therefore more the resonance, therefore more will be resonance energy। ठीक है, देखो हर जगह रेजोनेंस का इस्तेमाल किया, बट मैंने हर टाइप हर बार अलग मतलब है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अपना मतलब है, रेजोनेंस का अपना मतलब है, और रेजोनेंस एनर्जी का अपना मतलब है। काफी मजेदार बात है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देख के क्या लगता है, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा कहाँ पे बनेगी, ये बताओ। सेकंड वाले में। सेकंड वाले में ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है जिनके बीच में रेजोनेंस होगी, और यहाँ पे लगभग सारे ही हैं जिनके बीच में रेजोनेंस होगी। ये बात आपको तभी पता लग पाएगी बेटा अगर आपने घर पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रैक्टिस किया तो मुझे लगता है 2 आंसर गैस करना कोई मुश्किल नहीं था। प्लीज आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारे घर पे बना के जरूर देखना। आज की क्लास का यही होमवर्क है, क्योंकि मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हर क्लास में नहीं बनवा सकता, टॉपिक रह जाएंगे, आप घर पे बनाओगे इसके, ठीक है, क्या आपका होमवर्क है। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देखो कि सर यहाँ पे ना रेजोनेंस है कि नहीं है। हाँ है, दोनों में। ये है नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो रेजोनेंस कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ सर बिल्कुल सेम बनेगा। क्या आप बताओ, क्या ये सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा इसका, बताना यार, बताओ। यस सर। आज की क्लास में आपको चेक करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के खुद। आज से पहले क्लास में मैंने बना के दे रखे थे, आज आप खुद बना के चेक करोगे, ठीक है, यही फर्क है आज की क्लास के अंदर। अगर आप इसके अंदर रेजोनेंस करोगे तो क्या होगा, ये निकल के आएगा, यस और नो, पहले तो ये बताओ यार। यस बात सर। समझ में आ रही है। अब आप ना पीछे कंसेप्ट देखो, मैंने बना रखे हैं। ये कंसेप्ट में जितनी ज्यादा रेजोनेंस मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी, ये डोमिनेटिंग था इसलिए ऊपर था। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी। इक्विवेलेंट का मतलब आप यहाँ पे देखो, आप इस स्ट्रक्चर को देखो बिल्कुल सेम सा लग रहा होगा, आप इसको देखो ये सेम नहीं है, नॉट इक्विवेलेंट, नॉट इक्विवेलेंट। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आरएस लिख रहा हूं, क्या आप ये समझ पा रहे हो। तोशान भव्य बोलो बेटा। यस सर। तरनप्रीत, अगर इक्विवेलेंट है, अगर इक्विवेलेंट है तो उसकी स्टेबिलिटी बेटा ज्यादा है। ये आज आपकी नई बात आपने मुझसे सीखी है, क्लियर होगी बात। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर होते हैं। आप प्लीज सभी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर घर पे बना के देखना, बट मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि ये यहाँ पे जा सकता है, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे जा सकता है, और ये यहाँ पे। तो मुझे यार एक बात नजर आ रही है सर, आप है ना बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट लगाओ, ये आपने हमें पहले भी पढ़ाया है कि अगर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। यहाँ पे कौन सी कॉन्जुगेशन थी, क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो कौन सी कॉन्जुगेशन ज्यादा स्टेबल होती है, एक्सटेंडेड। इसीलिए वहां रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा निकल के आएगी।
अब आपको घर पे इसकी क्रॉस और बना के देखनी है घर पे, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होमवर्क में। अगला आ जाओ क्वेश्चन 4। अच्छा मैं रूल भी दिखा देता हूँ, बार बार रूल दिखाऊंगा। मोर द रेजोनेंस मोर विल बी द एनर्जी, इक्विवेलेंट ज्यादा, ठीक है ना। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन क्रॉस, लाइन वाइज 3 क्वेश्चन कराया आपको। अगला देखो ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आता है। अगला क्वेश्चन ओवरलैपिंग के कंसेप्ट के ऊपर है। आपको पता है हेलोजन एक बॉन्ड बनाता है और 3 लोन पेयर होते हैं, क्या रेजोनेंस है? रेजोनेंस तो है गुरुजी, Yes, sir. रेजोनेंस तो है। क्या यहाँ पे रेजोनेंस है? रेजोनेंस तो यहाँ Yes, पे भी है sir. सर, बट सर ये जो है वो थर्ड पीरियड का है और ये जो है वो फोर्थ पीरियड का है, तो ऑर्बिटल छोटा किसका है? थर्ड, Chlorine. Third. क्लोरीन का। Chlorine और का। बेटर ओवरलैपिंग कौन करते हैं? छोटे वाले। ये भी मैं आपको छोटे वाले। कंसेप्ट सिखा चुका हूँ, इसीलिए ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसके अंदर होगी? इसके अंदर होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको मैं ये नोट्स Yes, भेज sir. दूंगा, नोट्स की टेंशन नहीं लेनी, बट आप मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। आपको सिर्फ मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और मुझे बताना है कहाँ ज्यादा होगी कहाँ कम होगी। मैं 5 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप 5 लोगों का 5 क्वेश्चन का आंसर सोचना, सही है ना? आप 5 का आंसर सोचना और फिर करेंगे उसको डिस्कशन, राइट। पहला क्वेश्चन मत करो क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आपको ये कंपेयर करना है रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा किधर है, ठीक है। आज की क्लास का ये टॉपिक है, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा किधर है। सिंपल है, धीमे धीमे खुद लगने लगेंगे। बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे के सारे टॉपिक कवर करवा दूं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मेरे साथ जल्दी करना। आ जाओ देखो, बस एक बार आप लोग देख लो, उसके बाद यार आराम से घर पे नोट्स वोट्स बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, आपको कंपेयर करनी है रेजोनेंस एनर्जी, और मैंने कुछ रूल्स यहाँ पे लिखवाए थे जिसमें से एक दो आज देखे हैं, बाकी हमने पहले देखे, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे तो मुझे लगता है आपको ये दिख रहा है कि नाइट्रोजन के जो होते हैं वो 3 बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है। अभी फिलहाल यहाँ पे हाइड्रोजन बना नहीं हुआ, तो बना लो, कोई Sir, दिक्कत नहीं। first वाला है। देखो यहाँ पे First. रीजन क्या है, रीजन Sir, cross और Cross and extended conjugation. एक्सटेंडेड एंड क्रॉस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सटेंडेड कंजुगेशन ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू क्रॉस। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है आप लोगों की, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है ऑक्सीजन और सल्फर First में? वाला। व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है। Small है। देखो देखो रेजोनेंस दोनों जगह पे है और रेजोनेंस दोनों जगह पे क्रॉस ही है, पर ओवरलैपिंग का कंसेप्ट देखेंगे अब, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर है तो ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइज स्मॉल या स्मॉल साइज, अपने आप समझ जाना।
अच्छा, इसके बाद देखो, चाहे मैं बीच में गोला बना दूं, चाहे मैं 3 बॉन्ड बना दूं, ये बात एक ही है। मैं आपको ये बात बता चुका हूँ कि बेंजीन को दोनों फॉर्म में बनाते हैं और क्यों, कैसे, किस लिए बनाते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन में समझ में आ रहा होगा कि ये Yes, कंसेप्ट sir. किसका है। यहाँ पे हर जगह पे रेजोनेंस हो रही है, और होती क्यों है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि सबके ऊपर 3 लोन पेयर है। ऐसा क्लोरीन के पास नहीं है, ऐसा सबके पास है। तो हर जगह पे रेजोनेंस हो रही है, पर सबसे बेटर कहाँ पे होगी? क्लोरीन के केस में होगी, क्लोरीन क्योंकि में। स्मॉल साइज है। देखो आप लोग क्या किया करो, आप लोग एलिमेंट्स देखा करो, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ग्रुप के एलिमेंट है, और ग्रुप के एलिमेंट में साइज का कंसेप्ट लगता है, और साइज का कंसेप्ट है छोटा साइज, बेटर ओवरलैपिंग, बेटर रेजोनेंस। बेटर रेजोनेंस, बेटर रेजोनेटिंग एनर्जी, बेटर रेजोनेंस एनर्जी। जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। कोई लिखेगा नहीं, जो लिखेगा उसे नहीं समझ में आएगी। मुझे सिर्फ आप लोगों से जानना है कि आपको कितना आता है, ठीक है? तो शान से पूछते हैं, बारी बारी पूछते हैं। तो शान, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता दे बेटा। ये स्ट्रक्चर पहला है, ये स्ट्रक्चर दूसरा है, और ये स्ट्रक्चर तीसरा है। सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किसकी है और क्यों है? तो शान, तो शान जल्दी बोल, कितना टाइम लगाएगा रे? सर थर्ड की होगी। थर्ड की ज्यादा क्यों होगी? रीजन के साथ बता। उसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्योंकि बनेंगे। उसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। बहुत ही बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 5 पूछते हैं हम तरनप्रीत से। तरनप्रीत, क्वेश्चन नंबर 5 बता दे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बता दे तो कमाल हो जाएगी। दोनों जगह रेजोनेंस है, बना के देखना चाहती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख ले। एज्यूम लगा सकती है, थोड़ा सा एजम्पशन, अब आपका दिमाग खुल जाना चाहिए, ठीक है? ये इस तरीके से है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में माइनस किस पे आएगा? ओ पे आएगा। ये सही है? सर फर्स्ट वाले में ज्यादा होगी। फर्स्ट वाले में ज्यादा होगी, क्यों? सर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अच्छा, मुझे तो ये लग रहा है कि हमने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंसेप्ट पहले पढ़ा था, कि नहीं? यस बता सर। बेटा, यस और नो बताओ भाई। यस सर। इक्विवेलेंट रेजोनेंस का कंसेप्ट पहले पढ़ा था आप लोगों ने? तो बताओ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किधर बनेंगे? सेकंड वाले में। सेकेंड वाले में। सेकंड वाले में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ना। यहाँ पे तो O पे माइनस आ रहा है, और वहां पे जो है वो CH2 पे माइनस आ रहा है। एग्जैक्टली, तो फिर ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो यार यस। यस सर। आ जाओ, अगला आ जाओ। ये देखो, ये देखो, रेजोनेंस तो दोनों जगह है। अब आप बताओ कहाँ पे ज्यादा होगी? वहां पे रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगी। कौन बताएगा मुझे? पारस, पारस बता बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 कहाँ रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा लग रही है और क्यों? बता भाई। प्रियांशु बैठा हुआ है कि नहीं? बताओ भाई, कहाँ ज्यादा होगी? कौन बताएगा और क्यों? देखो, सर फर्स्ट वाले में ज्यादा होगी। फर्स्ट वाले में ज्यादा क्यों होगी बेटा? सर क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है बेटा नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। मैंने आपको बताया था, जब सेम पीरियड के एलिमेंट होते हैं तो उसमें साइज का कंसेप्ट नहीं लगता है, ठीक है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लगेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट के हिसाब से नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन की वजह से मोर रेजोनेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और जितना जल्दी, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सेम सर। सेम कंसेप्ट नीचे है। ये कार्बन पे माइनस है, ये नाइट्रोजन पे माइनस है, ये ऑक्सीजन पे माइनस है।
पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही है, सेम पीरियड के एलिमेंट्स हैं, न्यूक्लियर चार्ज का कंसेप्ट लगेगा, जहां पे न्यूक्लियर चार्ज कम होगा उसमें रेजोनेंस ज्यादा होगी, जहां रेजोनेंस ज्यादा होगी वहां रेजोनेंस एनर्जी भी ज्यादा होगी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। तो बोलो बाकियों को भी समझ में आ रही है? आ जाओ और देखो बेटे, और देखो, ठीक है। सर मैं फिफ्थ सारे वाला फिर से बता दो एक बार। फिफ्थ वाला एक बार दोबारा बता दें, फिफ्थ वाला आप बता दो एक बार। फिफ्थ वाले में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंसेप्ट हमने ऊपर पढ़ा था ना, फिफ्थ वाले में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा ठीक है सर, इक्विवेलेंट, समझ आ ठीक गया। है, समझ में आ गई ना? ठीक है, आ जाओ देखो। मतलब आपको ये भी याद रखना है कौन सा कंसेप्ट आपने पहले पढ़ा था। हो सकता है बाद वाला पढ़ा हुआ लग रहा हो, बट जो पहले पढ़ा है, जिसको ज्यादा प्रायोरिटी दी है, उसको ज्यादा देनी है। यही यहाँ पे बस एक मुश्किल चीज है पकड़ने वाली, राइट। अब आपको मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना देता हूँ, और ठीक है, और आप उसका आंसर देना, सही है। देखो जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना, उतनी ज्यादा दिमाग में जो है वो फोटो क्लियर बनेगी। आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि ये हम कुछ ज्यादा ही पढ़े जा रहे हैं। ये सारी बातें वो पढ़ रहे हैं जो आपको पॉइंट पॉइंट पे मिलेंगी, बट उस पॉइंट पे मिलेंगी जिस पॉइंट पे हम जीओसी नहीं पढ़ सकते होंगे, इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास। तो क्यों ना हम इसी मौके पे पूरी जीओसी साफ कर दें, सफाया कर दें, बिल्कुल खत्म ही कर दें, ठीक है। ताकि कम से कम आप कल को कोई चीज भूलो तो आपको पता हो कि नहीं ये तो पढ़ी थी और ये यहाँ लिखी हुई है, रिवाइज कर लेते हैं आगे। तो रिवीजन से सब हो जाता है, और एक बार में आने वाला कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है। कोई माई का लाल इसको एक बार में नहीं कर सकता, उसको सारी बातें याद रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन रोज नए बन सकते हैं इससे, तो रट भी नहीं सकते। क्या कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। थोड़े से नाम भी बताऊंगा मैं आपको, जो जो नाम मैं आपको बताऊंगा अभी वो जरूरी होंगे, ठीक है। आ जाओ भैया, आ जाओ देखो, ठीक है। नोट्स की बात बाद में करेंगे, एक बार इन क्वेश्चन को साफ करते हैं, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। आप देखना आगे, आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले आप ही मुझे बता दो, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर स्ट्रक्चर 1 ज्यादा स्टेबल है या स्ट्रक्चर 2 ज्यादा स्टेबल है? स्ट्रक्चर 1। फर्स्ट मतलब कहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा है, ठीक है, वही रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, 1 में या 2 में, ये बताओ। 1 में फर्स्ट में। ऑन द One. बेसिस ऑफ साइज ओवरलैपिंग का Size. कंसेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताओ, 2 के अंदर बताओ बेटा, बताओ 2 में थर्ड वाला। सेकंड। सबसे ज्यादा कौन होगा? थर्ड वाला। सेकंड। मैं ऑर्डर लगाता हूँ, पहले होगा थर्ड वाला, फिर होगा फर्स्ट वाला, फिर होगा सेकंड वाला। ये ऑर्डर है। क्यों ऑर्डर ऐसा है मैं आपको बता देता हूँ। पहले कंसेप्ट ओवरलैपिंग का लगेगा। देखो कार्बन और नाइट्रोजन में, और कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सेम पीरियड के हैं, बट नाइट्रोजन जल्दी छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है।
यहाँ पे ओवरलैपिंग का कंसेप्ट लगेगा कि सेकंड वाले में ओवरलैपिंग थोड़ी सी पुअर होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो वो सबसे लास्ट में आ गया। थर्ड और फर्स्ट में कंपेयर किया तो थर्ड वाला पहले आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बताओ। Yes, sir. ठीक है, अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये बहुत प्यारा है, ये आप देखो और सीखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रेजोनेंस कराते कैसे हैं, और आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का बहाव जो है वो चलता है। मतलब अगर मैं इसमें रेजोनेंस कराऊंगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, ये देखो, डबल बॉन्ड से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही रेजोनेंस में एक बार नीचे कराऊंगा, डबल बॉन्ड से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन के आएगा आफ्टर द एरो, वो कुछ ऐसे आएगा कि ऑक्सीजन पे माइनस आ जाए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पे प्लस आ जाए। फिर नीचे जो एरो बनाए हैं उस पे चेंज करो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? बोलो भाई। Yes, sir. क्या आप सभी को ये बात समझ में आ रही है? एक बार दोबारा बना दूं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा? अभिषेक सर एक बार दोबारा नए पेज पे बनाते हैं। आ जाओ बेटा, दोबारा बनाते हैं। बोलो बोलो क्या कह रहे हो, रुको मत, बोल दिया करो। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभिषेक को दोबारा देखना है। अभिषेक पहले ये पता होना चाहिए रेजोनेंस होती कैसे है, ठीक है। दूसरा, डबल बॉन्ड से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ क्यों जाएगा, क्योंकि ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। मतलब ये O पे माइनस आएगा, ये इधर, और फिर क्या आ जाएगा इस कार्बन पे प्लस। अगर तो बाकी किसी को नहीं छेड़ रहा तो क्या ये बात समझ में आ गई अभिषेक को? ये बता अभिषेक। यस सर। अच्छा अभिषेक एक बात बता, अगर नीचे वाले को भी खिसका देता, नीचे वाले को भी खिसका दे, ठीक है, तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा ना, दो बन गए, O पे माइनस, ठीक है। अच्छा सुनो, अब ऊपर वाले को मत बना, सिर्फ नीचे वाले को बनाइयो, ग्रीन एरो को देख, सिर्फ ग्रीन एरो को देख, बाकी सब सेम रख दे। मतलब ये तो सेम ही है और ये सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इस कार्बन पे प्लस आ गया, O पे माइनस, ये बात ठीक है? यस सर। ठीक है, आजा पीछे आजा। अब क्वेश्चन में सेकंड वाला पार्ट उठाते हैं, आ जाओ बेटे। सेकंड वाला पार्ट कुछ ऐसे दिया हुआ है, और सेम काम करूंगा मैं सेकंड वाले पार्ट में, बट थोड़ा सा अलग तरीके से होगा, ठीक है। देखो अभिषेक ये बता बेटा, ये इधर और ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा? सर यहाँ प्लस आएगा, यहाँ डबल आएगा, यहाँ O पे माइनस आएगा, और बाकी सब कुछ सेम है, वैरायटी बिल्कुल, ठीक है अभिषेक? यस सर। अच्छा अभिषेक, अगर तो उल्टा काम करता, इसको इधर और इसको इधर, उल्टा नहीं मतलब दूसरी जगह से रेजोनेंस करता, तो क्या बनता? अच्छा वो तो पहले सेम ही रख दे, और जहां पे एरो लगाया वहां पे चेंज कर दे। क्या अभिषेक को ये बात क्लियर है बेटे? यस सर। अब ना बेटा एक बात बता, सबसे पहला रूल क्या किया था हमने? सबसे पहला रूल ये किया था कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, ये किया था। अब अभिषेक ने ये देखा कि भाई साहब यहाँ तो दो दो ही बन रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों में, उसके भी दो बन रहे थे, इसके भी दो बन रहे थे, बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे? बोलो यार। अब अभिषेक मैं अगर इसमें दोनों काम एक साथ करवा देता हूं, दोनों काम एक साथ करवाने का मतलब है कि ये ऐसे दिखेगा, और नीचे से वही काम करवाऊंगा तो ये ऐसे दिखेगा। क्या अभिषेक ये बात क्लियर हो रही है कि मैंने दोनों काम एक साथ करवा दिए? बता भाई। ये भी सर और ये भी। हो सकता है ऐसे। हाँ दूसरा भी हो सकता है, देख दूसरे वाले का भी दोनों काम एक साथ करवाने पड़ेंगे। अगर मैं दोनों काम एक साथ करवाऊंगा तो क्या बनेगा? O पे माइनस, O पे माइनस, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। क्या ये बात दिख रही है? यस सर। देख अगर तो तू एक के ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और एक के कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सक रहा होता तो फिर वही आंसर खत्म हो जाता, बट यहाँ खत्म नहीं होता क्योंकि दोनों पे यार दो दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं। पर दोनों स्ट्रक्चर एक साथ बनाने पर पता लग रहा है कि ये सेम चार्ज दूर दूर है, और यहाँ पे सेम चार्ज पास पास है। सेम चार्ज पास पास का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी के अनस्टेबिलिटी?
Stability. अनस्टेबिलिटी बेटा, रिपल्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी आती है, रिपल्शन से अनस्टेबिलिटी आती है, अनस्टेबल थोड़ा सा, इसका मतलब रेजोनेंस एनर्जी कम हो जाएगी, और रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा किधर हो जाएगी, ये भाई दिख जाएंगे इन टर्म्स ऑफ आर ई। क्या आपको ये बात समझ में आई? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, लाजवाब। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो लाजवाब। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे लगता है कि आपको ज्यादा रेजोनेंस दिख रही है, बट यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में क्या दे देता हूँ, इसका नाम याद कर लेना, इसका नाम है नेप्थलीन और इसका नाम है एंथ्रासीन। ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा ज्यादा रेजोनेंस कहाँ हो रही है, वहां पे रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी, और ऑब्वियसली यहाँ भी दिख रहा होगा क्योंकि वो दो बेंजीन रिंग अलग अलग है और एक ये बेंजीन है। अब आपको मुझे सिर्फ लास्ट क्वेश्चन बताना है, लास्ट क्वेश्चन देखो और उसका आंसर बताओ, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 बताओ। ज्यादा स्टेबिलिटी क्यों है, वाई, ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी किधर होगी, ठीक है, बताओ बेटा, बताओ। बताते हो या नहीं बताते हो, ये बताओ। सुनो मेरी बात, मैं पूछता हूँ ये क्वेश्चन भव्य से। भव्य बैठा हुआ है? Yes, sir. भव्य बता, स्ट्रक्चर 1 या स्ट्रक्चर 2? लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, बता Structure बेटा। 2. स्ट्रक्चर 2 क्यों है, ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी क्यों, वाई? सर हाइपर कॉन्जुगेशन का लग जाएगा शायद से. अरे उस्ताद, रेजोनेंस एनर्जी का टॉपिक चल रहा है यार, हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों घुसा रहा है इसके बीच में, टॉपिक तो देख ले भगवान के लिए, स्टेबिलिटी थोड़ी है टॉपिक, टॉपिक चल रहा है ज्यादा रेजोनेंस किसकी, रेजोनेंस एनर्जी कहाँ होगी। तो ऐसा होगा ना कि मैंने रेजोनेंस के कंसेप्ट के हिसाब से दिया होगा, इडियट। इधर देखो ध्यान से, फर्स्ट स्ट्रक्चर में मूर्ख हो, किसी को नहीं पता लग रहा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस है, ये कोई रेजोनेंस नहीं होती है, गधे कहीं के। तुमको कॉन्जुगेशन का मतलब समझा रखा है कि डबल होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, फिर प्लस होना चाहिए, और डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर प्लस का क्या करूंगा मैं, वहां पे कुछ नहीं होता। तो रेजोनेंस कहाँ पे है, खाली सेकंड स्ट्रक्चर में ही रेजोनेंस पॉसिबल है, रेजोनेंस नॉट पॉसिबल हियर। अरे बोलो यार, हे भगवान, बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले ये बताओ। Yes, sir. आ रही है बातें समझ में? ठीक है, Yes, sir. चलो फिर देखो, दो तीन क्वेश्चन और देख लो बस, फिर क्लास खत्म कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये नाम जरूरी है, मतलब ये आपको सोलवेंट के तौर पे काम आएंगे। ठीक है, ठीक है, इसका नाम होता है पिरिडीन। आपने बहुत पिरिडीन पिरिडीन सुनने वाले हो जीवन में, तो पिरिडीन ये होता है C5H5N। ठीक है, और पायरोल होता है ये। ठीक है, ये पायरोल होता है, ये पिरिडीन होता है। क्वेश्चन अभी वही है, ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी कहाँ होगी। ठीक है, और उसी तरीके से ये भाई भी होते हैं। अभी तो मैं तुम्हारे लिए लोन पेयर बना बना के दिखा रहा हूँ तुमको। ठीक है, एक काम करना, ये क्वेश्चन होमवर्क में करना, होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन और इसके रीजन लगाना, मैं अभी आपको भेजता हूँ।
क्वेश्चन क्या है, ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, अब आपको एक काम घर पे करना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टॉपिक को रिवाइज करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, कोई दुविधा हो तो फोन करके बता देना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।